विश्व के एक तेजस्वी ओजस्वी ज्वालामुखी की जयंती मनाने हम बैठे हैं। मुझे लगता है बड़े शांति से बातचीत चल रही है, ऐसा नहीं चलेगा। जरा जय घोष होना चाहिए, उत्साह चाहिए, इस वातावरण में तेज चाहिए। इसलिए मेरे साथ कहिए, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय मंच, उपस्थित बंधु एवं भगिनी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर आज का दिन नहीं होता तो हिंदुस्तान का जो वर्तमान नक्शा हम देख रहे हैं ये इस तरीके से नहीं होता। छत्रपति शिवाजी महाराज की उपमा दी गई है सावरकर जी को, वो आज नहीं दी गई बल्कि तब जब उनकी उम्र 20 के आसपास थी। और उपमा किसने दी? लोकमान्य तिलक जी ने, जो कांग्रेस के सर्वोच्च नेता थे, जो ब्रिटिश भी जिनसे डरते थे। ऐसे सावरकर को उपमा देने वाले उस उम्र में तिलक जी ने क्या सोच के दिया होगा? कुछ तो सोचा होगा ना। तो सावरकर जी के व्यक्तित्व को जो अब आज हम देखते हैं वो तिलक जी ने इतने पहले देखा था और उनको तब शिवाजी कहा था। आपको पता है जो हिंदुस्तान का विभाजन हुआ तो ये जो आज का पंजाब है, ये पंजाब भी ब्रिटिशों ने दे दिया था, लेकिन सावरकर जी ने उसका विरोध किया और कहा बंगाल और पंजाब पूरा नहीं देने देंगे। उनके विरोध का ही परिणाम रहा कि गांधी नेहरू को कॉम्प्रोमाइज टेबल पर आकर आधा पंजाब आज हिंदुस्तान में है और आधा बंगाल इधर है। ये सावरकर जी को श्रेय जाता है, केवल सावरकर। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर वो नहीं होते, ये दिन नहीं होता, तो हिंदुस्तान का नक्शा आज जैसा है ऐसा नहीं होता। आज का दिन मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन, वैसे तो मेरे लिए सावरकर यह नाम किसी मंत्र की तरह है। जो नास्तिक व्यक्ति होगा उसका भी मंत्र में विश्वास भले ही ना हो, लेकिन मैं सावरकर के नाम का जितने भी बार पुनरुच्चार करता हूं, मेरे शरीर में राष्ट्रवाद की एक ज्वाला धधकती है, भड़कती है, एक प्रेरणा मिलती है, चेतना मिलती है। और इसलिए आज के दिन मैं सावरकर जी के नाम का बार बार उच्चार करता हूं। मित्रों, सावरकर जी केवल क्रांतिकारी नहीं थे। इस देश में कई नेता हुए, कई क्रांतिकारी हुए, लेकिन सावरकर जी ना केवल क्रांतिकारी थे, एक दूरदृष्टा थे, समाज सुधारक थे, कवि थे, साहित्यिक थे। उनके जीवन के जितने अंगों की हम किसी भी एक व्यक्ति के बारे में चर्चा कर सकते थे, ऐसे 100 व्यक्तियों के गुणों का भंडार अकेले सावरकर जी में था। केवल गुण नहीं थे, केवल संघर्ष नहीं था, तो जीवन में प्रताड़ना भी थी। और कितनी प्रताड़ना थी? तो उनके प्रताड़ना का वर्णन करने के लिए अगर मैं इतिहास में मुगलों से लेकर ब्रिटिश के दौरान भी किसी से तुलना करने के लिए कोई नाम खोजूं तो कोई नाम नहीं मिलता है। एक दिन में 30 पाउंड तेल कोलू को बैल के जगह पर लगाकर जिनको निकलवाया जाता था, यातना की कल्पना करिए। और ऐसे व्यक्ति के नाम की लगी हुई पट्टियां जब गांधी घराने के तलवे चाटने वाले चाटुकार निकालते हैं तो ऐसे लोगों को थप्पड़ मारने का मन करता है, गर्दन दबाने का मन करता है, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े तेज पुंज को हिंदुस्तान से छुपाए रखा, षड्यंत्र पूर्वक दबाए रखा। सावरकर जी के विचारों को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कार्य को, इतना ही नहीं, उनकी केवल कविताओं को भी भारत के साहित्य और शिक्षा जगत में स्थान दिया होता तो हिंदुस्तान में आज जो राष्ट्रवाद का अभाव है यह नहीं बल्कि राष्ट्रवाद का प्रभाव होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस देश में जो कुछ भी है वो केवल गांधी घराने ने दिया है। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हमें गांधी के जय घोष से, गांधी के गुणगान से आपत्ति नहीं है, लेकिन सावरकर जी का नाम दबाने के लिए अगर गांधी के नाम का उपयोग होगा तो उसका हम कल भी विरोध करते थे, आज भी कर रहे और कल भी करेंगे। भारत माता की। सावरकर जी के जीवन चरित्र पर हमने बहुत सुना है, हम सब जानते हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में सावरकर जी क्यों जरूरी है यह हमको बताना जरूरी है, समझना जरूरी है।
और केवल इस हॉल तक सीमित ना रहे। इस भाषण को देख रहे टीवी पर जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनको भी कहूंगा, मित्रों, आपके जीवन में अपने बच्चे को खाना खिलाना सिखाना जितना जरूरी है, उससे 1000 गुना ज्यादा सावरकर सिखाना जरूरी है। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होगा, और मैं क्यों कह रहा हूं कि इस देश में राष्ट्रवाद का अभाव है? एक घटना याद आती है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो हमारे देश का एक हवाई जहाज तालिबानियों ने, आईएस वालों ने, मुसलमान आतिरेकियों ने नेपाल से हाईजैक किया था। फिर उसको अमृतसर लाया गया, फिर उसको कराची लेके गए, फिर दुबई लेके गए और फाइनली उसको काबुल में, कंधार में लेके गए। उस समय का चित्र याद करिए। शायद युवाओं को याद ना होगा, लेकिन याद करिए कि तब रास्ते पर लोग उतरे थे और एक कहते थे कि इस देश में पकड़े हुए आतंकवादियों को छोड़ दो, चाहे जो करना है करो, लेकिन हमारे परिवार के सदस्य वापस आने चाहिए। भारत का तब का मीडिया भी यह चित्र दिखाता था एक तरफा कि लोग अपने परिवार के सदस्यों को वापस लाने के लिए सरकार पे दबाव बना रहे हैं। प्रधानमंत्री के घर के सामने प्रदर्शन हो रहा है। मीडिया भी 31 दिसंबर कैसे मनाया जाएगा यह दिखाया करता था। जैसे देश में माहौल था कि जैसे आतंकवादी कोई मुद्दा नहीं है, बस 157 लोग बचने चाहिए। मित्रों, उस समय याद करिए, उस पायलट के पत्नी ने कहा था, भले 157 लोग अपने परिवार वालों को वापस मंगाने के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहे हो, प्रधानमंत्री पे दबाव बना रहे हो, मीडिया उनको दिखा रहा हो, उस पायलट के पत्नी ने कहा था कि एक भी आतंकवादी छोड़ना नहीं है। भले मेरे पति को वहां पर शहादत मिले, तब भी मैं कहूंगी कि एक भी आतंकवादी मत छोड़ो। उनकी 14 साल की बेटी ने भी यही कहा था कि एक भी आतंकवादी मत छोड़ो। मित्रों, ऐसा क्या कारण था कि 157 परिवारों के लोग कह रहे थे कि आतंकवादी छोड़ दो, लेकिन हमारे घर के लोग लाओ, और एक पायलट की पत्नी कह रही थी कि मेरे पति की शहादत मंजूर है, लेकिन एक आतंकवादी नहीं छोड़ना है। इसका कारण उसने सावरकर पढ़ा हुआ था। कल्पना करिए कि अगर 157 परिवारों के अंदर भी सावरकर नाम का जाप या सावरकर नाम का विचार होता तो यह हो सकता था? नहीं हो सकता था। आखिर इस अव्यवस्था के सामने झुकना पड़ा, आतंकवादी छोड़े गए, 157 लोगों की जान बचाई हमने, लेकिन आतंकवाद के सामने गर्दन झुकाने के बाद हमको 1570 से ज्यादा जानें गंवानी पड़ी। राष्ट्रवाद इसलिए जरूरी है, राष्ट्रभक्ति इसलिए जरूरी है, हमसे अपने खुद से ज्यादा राष्ट्र है, यह बताने के लिए सावरकर चाहिए। यह गांधी नहीं बता सकते, यह गांधी और नेहरू नहीं बता सकते, इसके लिए सावरकर समझना चाहिए। कैसे थे सावरकर जी? उनका बचपन भगूर में, नासिक जिले में एक छोटा सा गांव है भगूर, वहां पर हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म भी उसी स्थान का है, उसी क्षेत्र का है। मित्रों, इन्होंने 9 साल की उम्र में वानर सेना नाम का संगठन बनाया, और इस वानर सेना ने क्या किया आपको पता है? नासिक में ब्रिटेन के रानी के मृत्यु के पश्चात शोक सभा का आयोजन किया गया था। सावरकर जी ने, 9 साल के सावरकर क्या कहते हैं कि नासिक में रानी के शोक सभा का आयोजन नहीं होने दूंगा। 9 साल के वानर सेना ने नासिक में ऐसा माहौल किया कि देश के और दुनिया के कई देशों में रानी के सम्मान में शोक सभा हुई, लेकिन नासिक में हो नहीं पाई। यह उनका विशेषता थी। सावरकर जी उसके बाद पुणे में पढ़ने गए। फर्गुसन कॉलेज में जब पढ़ने गए तो पढ़ने जाने के बाद उन्होंने वहां पर लोकमान्य तिलक से प्रभावित होकर उनके संगठन को ज्वाइन किया, अभिनव भारत की स्थापना की। साथ में उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान में स्वदेशी का नारा देते हुए विदेशी कपड़ों की होली की। यह तो उनकी महानता है। दूसरा पक्ष बताता हूं, जब सावरकर जी पुणे के मैदान में विदेशी वस्त्रों की होली कर रहे थे
तब दक्षिण अफ्रीका में बैठे हुए गांधी अपने अखबार से उस होली करने का निषेध कर रहे थे। लेकिन सावरकर जी की महानता देखिए, जिस गांधी ने इस विदेशी कपड़ों के होली का निषेध किया, भारत में आने के बाद 10 साल बाद उसी गांधी को मुंबई में विदेशी कपड़े की होली करनी पड़ी। यह गांधी के विचारों का पराजय और सावरकर के विचारों का जय था। सावरकर जी का जीवन 4 साल में कुछ इतना लाइटनिंग इफेक्ट वाला है, बिजली की तरह है। पुणे में जब उन्होंने इतना सब कुछ चल रहा था तो लोकमान्य तिलक जी ने देखा कि इसके अंदर बहुत कुछ है, इसलिए उसको शिवाजी कहकर वो रुके नहीं। उन्होंने योजना बनाई कि इस प्रतिभाशाली युवक को देश के बाहर भेजेंगे, विदेश में बैठकर इस देश के आजादी के लिए काम करेगा। इसमें वो शक्ति है, प्रेरणा देने की ताकत है, कई भाषा पर इसका सामर्थ्य है। और इसलिए योजना बनाकर उन्होंने उनको ब्रिटेन भेजा। ब्रिटेन भेजने के बाद इंडिया हाउस में गए, वहां पर जाकर उन्होंने देश भर से आए तमाम भारतीय ही नहीं बल्कि विदेश से आए हुए ऐसे देशों के युवकों को एकत्र किया जिनके देश पर ब्रिटेन का साम्राज्य था। और पहला प्रयोग क्या किया उन्होंने? पहला प्रयोग उन्होंने यह किया कि तब जब वो ब्रिटेन में थे तो जो 1857 का युद्ध हमारे बगल में मेरठ से शुरू हुआ था, मंगल पांडे जी का, उस 1857 को ब्रिटिशर्स कहते थे कि यह सैनिकों का बंड है, ये रिबेल्स आर्मी का विद्रोह है। सावरकर जी ने एक शब्द में इसकी दिशा बदल दी और सोचने की नहीं बल्कि स्मरण के साथ प्रेरणा लेने की घटना बना दी। उन्होंने कहा कि यह विद्रोह नहीं था, यह हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई थी। स्वतंत्र समर नाम का उनका पुस्तक लिखा और देखिए पुस्तक छपने के पहले ब्रिटेन ने उसको बैन किया। कौन सा ब्रिटेन? जिनका साम्राज्य दुनिया पर कहीं पर भी सूरज अस्त नहीं होता था, जिनके साम्राज्य की इतनी ताकत थी, उस साम्राज्य को भी लगा कि इस युवा ने लिखा हुआ पुस्तक अगर प्रदर्शित होगा, प्रकाशित होगा तो जन चेतना आएगी, और इसलिए उसको बैन किया गया। प्रकाशन के पहले बैन किया, लेकिन क्रांतिकारी उसको यूरोप लेके गए, फ्रांस में और नेदरलैंड में कई भाषाओं में वो छपा। कितने महान थे सावरकर, हम तो उनको राष्ट्रीय नेता कहते हैं, लेकिन वो अंतरराष्ट्रीय नेता थे। उन्होंने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के क्रांतिकारियों को प्रेरणा देने के लिए उस पुस्तक का उपयोग किया। इस देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पहले भगत सिंह से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक तमाम क्रांतिकारियों ने भारत की सारी प्रादेशिक भाषाओं में उस पुस्तक का भाषांतर किया था। हम समझ सकते हैं कि क्या लिखा होगा उसके अंदर। उस पुस्तक ने एक ऐसी जन चेतना जगाई, एक ऐसा माहौल किया, एक ऐसा मार्गदर्शन लोगों के सामने रखा कि हिंदुस्तान की आजादी के लड़ाई की गति बदल गई। उसके बाद क्या हुआ? सावरकर जी सशस्त्र युद्ध के समर्थक थे, वो तथाकथित गांधी की शांति के समर्थक नहीं थे। उन्होंने कहा कि युद्ध ही विजय का एकमात्र विकल्प हो सकता है। हाथ जोड़ के भाषण देके याचना करके कभी स्वतंत्रता नहीं मिलती, और इसलिए क्रांति एक ही रास्ता है। सावरकर जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुस्तान में विदेश से शस्त्र भेजकर क्रांति की शुरुआत कराई। उसके लिए उन्होंने पुस्तकों में काटकर उसमें बंदूकें भेजी और वो भारत में भेजी। उनके उस क्रांति के प्रभाव का ये परिणाम था कि रूसी क्रांतिकारियों ने बॉम्ब का फॉर्मूला भारतीय क्रांतिकारियों को दिया, और ब्रिटेन के अंदर कई युवा तो ऐसे थे कि वो क्रांति के लिए नहीं गए थे, वो तो अपने करियर के लिए गए थे। उनके परिवार ब्रिटिश सत्ता के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए उनको स्कॉलरशिप मिली हुई थी। कुछ वास्तव में प्रतिभाशाली थे, इसलिए मिली हुई थी, पढ़ने गए थे। लेकिन सावरकर जी का यह प्रभाव था कि उन्होंने वहां पर लोगों में ये चेतना जगाई कि पूरा हिंदुस्तानी कम्युनिटी ही, हिंदुस्तानी विद्यार्थी ही, वहां पर इंडिया हाउस में रहने वाला हर व्यक्ति, यहां तक कि वहां काम करने वाला ब्रिटेन का जो नागरिक हुआ करता था, उस पर भी पहरेदारी ब्रिटेन ने बिठाई।
उनको लगा कि इस आदमी के अंदर भी सावरकर कोई जान फूंक सकते हैं। ऐसे सावरकर जी ने जब बंदूकें भारत में भेजी, जब उन्होंने 1857 के क्रांति के परिप्रेक्ष्य में केवल 4 पेज का आर्टिकल लिखा और उनको विभिन्न भाषाओं में उनके मित्रों ने भाषांतरित करके वहां बंटवाया। वो बांटने के बाद वहां के प्रमुख ब्रिटेन के 4 और यूरोप के 16 अखबारों ने उसको प्रकाशित करते हुए यह कहा कि अगर सावरकर ने लिखे हुए वास्तवता का सत्य है, तथ्य है, तो ब्रिटेन को अपना मुंह काला कर लेना चाहिए। 4 पानों के पेजेस में इतनी शक्ति सावरकर के शब्दों में और तथ्यों में थी। परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन को लगा कि अगर सावरकर लंदन में रहेंगे तो हमारे इस आजादी का फायदा उठाएंगे, पूरे विश्व को जगाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा आज दिल्ली में जिनके नाम है, ऐसे तमाम नाम भी सावरकर से प्रेरणा लेकर काम करते थे। और इसलिए जब नासिक में वहां के कलेक्टर की हत्या हुई तो लंदन में बैठे हुए सावरकर को उसके लिए दोषी मानकर उनको भारत भेजने का षड्यंत्र ब्रिटिशों ने किया। उनको अरेस्ट करके लंदन में जब अदालत में खड़ा किया तो ये पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने कहा था कि मैं आपके न्यायालय का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं हूं और मैं आपके आदेश की आप जिसे अवहेलना करते उसको नकार कर अपनी आजादी को विश्व के सामने प्रकट करता हूं। उसके बाद उनको समुद्र से लेके आए। घटना तो हमको सब पता है। उन्होंने जो छलांग लगाई थी जिसका उल्लेख अभी किया, वो छलांग विश्व के किसी गेम कंपटीशन में भी तैराकी में आज तक इतनी लंबाई की छलांग नहीं थी जितनी सावरकर जी ने राष्ट्र को बचाने के लिए, विचार व्यक्त करने के लिए, फ्रांस के भूमि पर जाकर विषय रखने के लिए लगाई थी। यह छलांग आज भी दुनिया के किसी भी स्पोर्ट्स कंपटीशन, तैराकी स्पर्धा में जितनी लंबाई नहीं हो सकती उससे लंबी थी। उसके बाद होना तो यह चाहिए था कि उनको वहीं पर वहां के स्थानीय कानून के अनुसार दंड दिया जाता, लेकिन सावरकर जी को पता था। उनको 2 प्लान थे। पहला प्लान तो यह था कि छलांग मारकर वहां जाएंगे और वहां से क्रांति का आंदोलन करेंगे, ब्रिटेन और फ्रांस के भेद का उपयोग करके भारत का उपयोग करेंगे। लेकिन उनका दूसरा प्लान था। बहुत से लोग कहते हैं ना कि सावरकर जी को फांसी क्यों नहीं दी, वो जानते नहीं। अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार फ्रांस में पकड़ा गया हुआ कैदी को ब्रिटिश सरकार फांसी नहीं दे सकती थी। यह इंटरनेशनल ट्रीटी थी। और सावरकर वो व्यक्तित्व थे कि जिनके 4 पन्नों ने ही इतनी पब्लिसिटी उनको दी हुई थी और उनके वहां विदेशी भूमि पर ब्रिटेन ने उनको अरेस्ट करके लाने के घटना को भी अंतरराष्ट्रीय खबरें दी थी। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क की अखबारों ने भी उनके लिए आर्टिकल लिखे थे। इसलिए उनको फांसी की सजा देने का साहस ब्रिटेन नहीं कर सकता था। इसलिए उनको जन्मठेप दी थी, इसलिए उनको आजीवन कारावास दी थी। यह ब्रिटिशों की कोई दया नहीं थी, यह उनकी रणनीति का हिस्सा था और इसलिए उन्होंने वो छलांग लगाई थी। मित्रों, उसके बाद जब उनको काला पानी रखा गया तो काला पानी की कई चीजें हमको याद है। उस काला पानी में अंडमान निकोबार में उनको रखने के बाद जो यातनाएं दी गई, शारीरिक यातनाएं तो हम जानते हैं। एक मानसिक यातना सोचिए कि अपने ऐसे बड़े भाई जिनसे उन्होंने इस क्रांति के ज्वाला को आत्मसात कर इस अभियान को शुरू किया, उनके बड़े भाई उसी जेल में थे जिस जेल में सावरकर थे। लेकिन 9 सालों तक सावरकर जी को यह बताया नहीं गया और ना उनके भाई को बताया गया कि ये दोनों भाई एक जेल में हैं। मतलब देखिए मानसिक तौर पर भी कितना टॉर्चर किया जाता था। लेकिन जिनके मन में आत्मबल की शक्ति अपार भरी हो, वो ऐसे टॉर्चर से, ऐसे सजाओं से कभी भी विचलित नहीं होते। सावरकर जी विश्व के ऐसे पहले साहित्यिक हैं जिन्होंने 10,000 पंक्तियों को दीवारों पर कील से, पत्थरों से लिखकर याद किया। उस जेल से बाहर जाने वाले कैदी, जो पता चलता था कि फलाना कैदी बाहर जाने वाला है, उसको बुला लेते थे, उसको कविताएं याद करवाते थे, वो कविताएं बाहर जाकर वो लिखवाता था। खुद वेद के अच्छे योगी थे और इसलिए सावरकर जी बाहर आने के बाद उन्होंने 10,000 लाइनें के साहित्य को
जो याद किया था यौगिक पद्धति से, उसको लिखा, ऐसा करने वाला ये विश्व का एकमात्र साहित्यिक है, एकमात्र साहित्यिक। ऐसे महान क्रांतिकारी को हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन से, उसके साहित्य से दूर रखा गया। ये मेरे लिए बहुत पीड़ा का विषय है और इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा साहित्य अगर भारत के बच्चों को बताया जाता तो अपने बच्चे हवाई जहाज में किडनैप हुए अपने परिवार के सदस्यों के लिए आंदोलन नहीं करते। इवन कश्मीर के गद्दारों को भी पढ़ाया जाता तो आज सेना पर वो पत्थर नहीं मारते। मित्रों, समसामयिक दृष्टिकोण से अगर मैं कहूं तो सावरकर जी के विचारों में आतंकवाद से लेके बेरोजगारी तक, हमारे पर्यावरण से लेके खगोल तक, विश्व का ऐसा कोई विषय नहीं है और भारत की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस पर उन्होंने सालों पहले आख्यान करके नहीं रखा हो। और इसलिए ऐसे सावरकर जी को भारत रत्न दिया जाए, ये आज के सभागार से मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आह्वान करता हूं। और हमारे बीच में जो सांसद सदस्य बने हैं, मैं उनको भी आह्वान करता हूं कि मोदी जी को आपके जीवन में आपने पहली बार क्या मांगा एक सांसद के रूप में, तो सावरकर को भारत रत्न मांगा, ये करिए, आप भी अमर हो जाएंगे। क्या आप मेरे से सहमत है कि सावरकर जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए? मित्रों, क्योंकि भारत रत्न इसके उपाधि को अपने आप को देकर नेहरू ने वैसे ही कलंकित किया है, राहुल के राजीव गांधी को देकर वैसे भी छोटा किया है। कम से कम इस पुरस्कार से सावरकर जी तो भारत रत्न थे ही, रहेंगे ही, लेकिन उस पुरस्कार का उद्धार हो जाएगा, इसलिए भी वो पुरस्कार उनको देना चाहिए। सावरकर जी के साहित्य को पुस्तक में तो नहीं छापा गया। आपको पता है, भारत सरकार के रेडियो से उनकी कविताएं प्रकाशित होने लगी थी, लेकिन तब के नभोवाणी मंत्री ने उसको रुकवा दिया और सालों तक सावरकर जी के नाम को दबाए रखने के बावजूद भी आखिर हिंदुस्तान में वो समय आया कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने जिस सदन में, आपको पता है सावरकर जी के मृत्यु के बाद संसद में उनका शोक प्रस्ताव रखने के लिए कुछ सांसद खड़े हो गए, लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस ने कहा कि सावरकर सदन के सदस्य नहीं थे और इसलिए उनका मृत्यु के ऊपर शोक प्रस्ताव यहां पर हो नहीं सकता। उसी सदन में चर्चिल के मरने के बाद शोक प्रस्ताव रखा गया था, उसी सदन में पोप के मरने के बाद प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन जो सत्य होता है वो सातों समुंदर में दबाने के बावजूद भी ऊपर आता है। हिंदुस्तान में 50 साल में ऐसी स्थिति बनी कि एक प्रधानमंत्री ऐसा आया जिसने सावरकर जी का तैल चित्र संसद में लगाया, अटल जी ने उस मान सम्मान लिया। आपको याद है, तब सोनिया गांधी और तमाम कांग्रेसी एपीजे अब्दुल कलाम के पास गए थे, उन्होंने कहा था कि चलिए उस तैल चित्र को लगने से रोक नहीं सकते, लेकिन प्रतिकार करने के लिए कम से कम आप मत जाइए उसका उद्घाटन करने, उसका अनावरण करने। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि मेरे जीवन में मिसाइल मैन के परिचय का जितना बड़ा महत्व है, उतना ही बड़ा परिचय मैं सावरकर के चित्र का अनावरण करके अमर होकर रहेगा, मैं जाऊंगा। और वो वहां पर आए थे। अब अगले प्रधानमंत्री आए, 70 साल पूरे होते होते ऐसे प्रधानमंत्री आए कि जो सदन में ही नहीं बल्कि जनसभा में और रोड के उद्घाटन में भी कहते हैं कि सावरकर को याद करके उनकी महानता को कल मोदी जी ने बताया है, आपको याद होगा। और इसलिए इस प्रधानमंत्री को यह मौका मिलना चाहिए कि इनको भारत रत्न दिया जाए। और मित्रों, हम क्या करें? मैं एक पत्रकार के नाते हमेशा स्थिति, कारण, परिणाम, उपाय रखता हूं और उस उपाय में अपने आप को रखता हूं। मैं तो सुदर्शन चैनल पर आप अगर प्रवेश करेंगे, आप में से कई लोग आए होंगे, तो अंदर प्रवेश करते ही पहली मूर्ति वीर सावरकर जी की, पहली मूर्ति। जिस सावरकर का नाम लेकर हमारे मीडिया वाले ना जाने क्या क्या बोलते हैं, उस सावरकर के मूर्ति का दर्शन करके मैं अपने ऑफिस के अंदर जाता हूं और इसलिए बिंदास बोल पाता हूं।
एक लाइन में मेरे जीवन में उनके कई लाइनों का महत्व, लेकिन एक लाइन का महत्व बताता हूं। जैसे अशोक जी ने कहा कि मैं मुसलमानों के एरिया में मिनी पाकिस्तान में जाके भी ये कहता हूं कि बच्चे पैदा करके देश पे कब्जा नहीं करने देंगे। ये सामर्थ्य कहां से आता है? तो सावरकर जी कहते हैं कि मृत्यु के भय को अपने जीवन से निकाल दो, जीने का आनंद प्राप्त होगा। यह मैंने सावरकर जी से सीखा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अगर यही सावरकर ने सोचा होगा कि मैं मुसलमान नहीं कहूंगा, मैं भी धर्मनिरपेक्ष या एक समाज कहूंगा, अल्पसंख्यक कहूंगा, तो स्थिति क्या होती? मित्रों, विश्व का कोई भी युद्ध, दुनिया का कोई भी छोटा सा गली मोहल्ले का खेल भी किसके खिलाफ लड़ रहे हो या अगर नहीं जानते हो तो जीत नहीं सकते। हिंदुस्तान को पाकिस्तान नहीं बनने देना है, यह लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ थी। यह मैं खुलेआम कहता हूं कि अगर हिंदू के 2 बच्चे हो तो मुसलमान के भी, ईसाई के भी, किसी के भी कुछ बुरा है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, तो होना चाहिए कि नहीं? हिंदुस्तान में कानून आना चाहिए कि नहीं? कितने लोग इसका समर्थन करते हैं? और इसलिए मित्रों, इसलिए आज के इस दिन पर यह संकल्प लेते हैं कि इसी वर्ष अगले साल उनकी जयंती मनाने के पहले हिंदुस्तान में कानून आएगा, हम 2 हमारे 2 तो, और इस कानून को लाकर हिंदुस्तान को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। मित्रों, मुझे भले ही उतनी बड़ी मूछ ना हो, लेकिन मेरी मूछ इस शहर का नाम लेने के बाद नीचे हो जाती है। ये गाजियाबाद क्यों? कौन होता है गाजी? क्यों नहीं हम इस शहर का नाम बदल सकते? हमने महाराष्ट्र में, इसका पहले नाम क्या था? विजयनगर। हम विजयनगर नाम छोड़ के गाजियाबाद बोलते। गाजी कौन? जिसने हिंदुओं को कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद उसको क्या उपाधि मिलती थी? गाजी। उस गाजी के नाम से हम नाम क्यों रखे? सरकारें जब बदलेगी तब बदलेगी। महाराष्ट्र में हमने हजारों शहरों के नाम बदल दिए हैं, और वो नाम से लिखा हुआ पत्र आज भी पहुंचता है। ऐसा एक बहुत बड़ा शहर है आपके शहर के आकार का, उसका नाम है, लोग जिसको औरंगाबाद कहते हैं, हम उसको संभाजीनगर कहते हैं। क्या आज हम ये संकल्प ले सकते हैं और इस शहर के नामकरण का कोई कार्यक्रम अगली जयंती के पहले करिए? ये गुलामी की निशानी धो दीजिए, तो इस शहर का नाम लेते हुए और गौरव